हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। गाइस, मैं अभी आपको एसएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल के प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर सॉल्व करा रही हूँ। ओके गाइस, मैं कल से आपके लिए 10,000 वर्ड्स की सीरीज लेके आ रही हूँ, जिनमें क्या आपको वर्ड्स मिलेंगे, फिर वर्ड्स के सिनोनिम्स होंगे और इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। ओके, तो प्लीज उस सीरीज को जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो वोकैब है वो हमारे पेपर का 60% जो पार्ट होता है वो उसमें हेल्प करते हैं। ओके, तो इसलिए उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो टुडे वी विल डिस्कसिंग इंग्लिश सीजीएल पेपर विच हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2017 इन इवनिंग शिफ्ट। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एरर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, एरर फाइंड करते हैं, रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, he did not go slash to the temple on foot slash he went there by the car slash no error। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो सही है, he did not go बिल्कुल सही है, he और इसके साथ did not लगा हुआ है, यहाँ go भी ठीक है, to the temple on foot ये भी ठीक है, he went there वह वहाँ गई, by the car। देखिए the car किसी भी चीज नाउन या प्रोनाउन के पीछे द हम लोग तब लगाते हैं जब वो चीज उसके बारे में, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होता है। यानी कि दोनों को तभी पता होगा जब वो कोई स्पेसिफिक चीज होगी, तो यानी कि इस कार के बारे में पहले कोई चर्चा हुई होती है, तो फिर तभी स्पीकर जानता और लिसनर दोनों जानते होते। लेकिन अगर कोई ऐसी नॉर्मल कोई चीज है जनरली, तो वहां पे हम लोग दा नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दा गलत है, दा हट जाएगा और फिर बाकी सेंटेंस ठीक है पूरा। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय कार। और ऑप्शन सी मतलब पार्ट सी में एरर है। ओके, नेक्स्ट है सी असेंडेड स्लैश टू द थ्रोन स्लैश एट द अर्ली एज ऑफ 7 स्लैश नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी असेंडेड टू द थ्रोन। अब देखिए यहाँ पे जो असेंडेड है ये कैसी वर्ब है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आता है। हाँ, प्रीपोजिशन आता है ट्रांजिटिव वर्ब में, वो तब आता है जब इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। जब दोनों इंक्लूड होंगे तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो जस्ट इसके पास आ जाएगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो किसी प्रीपोजिशन के द्वारा उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे वहां पे प्रीपोजिशन की इसमें जरूरत होती है। यहाँ पे प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। पार्ट बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट है फिलर फिल करना है। चलिए देखते हैं, फिलर फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेहाज मदर वाज अनॉयड विद हर एज शी कुड नॉट डैश हर एग्जामिनेशन। अब देखिए जो नेहा की माँ है वो परेशान हो गई थी, कब, जब उन्होंने एग्जाम क्या नहीं कर पाया था, गेट ऑफ। गेट ऑफ मीन्स होता है प्रस्थान करना या फिर कहीं पर जाना। ठीक है, किसी यात्रा के लिए निकलना, तो गेट ऑफ का यूज करते हैं वहां पे। गेट ऑन का मतलब होता है कामयाबी हासिल करना। ओके, तो ये तो नहीं होगा, गेट अपॉन का कोई सेंस नहीं होता। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना। ठीक है, तो यानी कि जब वो सफल नहीं हुई थी, तो ऑप्शन डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आई सेल डैश हर इफ सी अपोलोजाइज टू मी फॉर हर मिस बिहेवियर। यानी कि मैं उसको क्या कर सकती हूँ अगर वह मुझसे अपोलोजाइज यानी कि क्षमा याचना करे अपने मिस बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो मैं उसको पार्डन देखिए पार्डन मीन्स होता है क्षमा याचना, मतलब माफ करना। लेकिन किस सेंस में होता है माफ करना, ये मतलब किसी ने कोई बड़ी गलती की हो, कोई पर्सन ने कोई बड़ी गलती की हो, तब उस सेंस में वहां पे हम पार्डन लगाते हैं। जैसे कोई कोर्ट वगैरह किसी को कोई कैदी वैदी होता है उसको माफ कर देता है, वहां पे हम लोग पार्डन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्डन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। ठीक है, ये होता है टू स्टॉप फीलिंग एंगर टुवर्ड्स समबडी, मतलब किसी के लिए थोड़ी बहुत गुस्से की फीलिंग है हमारे अंदर, तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो मुझसे अपोलोजाइज करती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉरगिव आ जाएगा। ओके, दिस इज द राइट आंसर। बाकी पनिश मीन्स होता है दंडित करना, और रेप्रीमेंड मीन्स होता है किसी को फटकार लगाना, फटकारना। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग को सिमिलर वर्ड बताना है, कौन सा होगा सिमिलर वर्ड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट का मतलब होता है उत्साहित, यानी कि उबलने वाला, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा होगा। डिसीटफुल। डिसीटफुल मीन्स होता है धोखेबाज या फिर छली या कपटी। ठीक है, और इनसिंसियरली। इनसिंसियरली मीन्स होता है
इनसिंसियरिटी है, सॉरी, निष्ठाहीनता या फिर कपट, ठीक है। अगर वो निष्ठाहीनता है, निष्ठा नहीं है उसके अंदर, तभी उसके अंदर कपट है, ओके। और नेक्स्ट है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मीन्स होता है उत्तेजित, ठीक है, उत्साहित। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर, ओके। फोर्थ है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मीन्स होता है पक्षपात करना, ओके। नेक्स्ट है ट्रिक्यूलेंट। ट्रिक्यूलेंट मीन्स होता है मतलब कि क्रूर या उग्र, ठीक है, वॉयलेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसका कौन सा होगा, फरोशियस। फरोशियस मीन्स भी होता है उग्र, ठीक है। ब्रूटल इसका जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा ब्रूटल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। बाकी बता देती हूँ, लग्जरियस। लग्जरियस मीन्स होता है बिलासिता या फिर शान शौकत। और डिलीशियस मीन्स तो स्वादिष्ट होता है, ओके। और लसियस मीन्स भी स्वादिष्ट ही होता है, टेस्टफुल, डिलीशियस, ये सब इसके सिनोनिम है, ओके। चलिए नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड बताना है, चलिए बताती हूँ ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 7, निगार्डली। निगार्डली मीन्स होता है कंजूसी, ओके। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑपोजिट बनेगा। मिंगी। मिंगी मीन्स भी होता है कंजूस, ठीक है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट मीन्स होता है अयोग्य या फिर अकुशल, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सिंफुल। सिंफुल मीन्स होता है पापी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। जेनरस। जेनरस मीन्स होता है उदार, यानी कि बाउंटीफुल, रिच या फिर लिबरल, ये सब इसी के क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निगार्ड मीन्स कंजूस और जेनरस मीन्स उदार, ओके। नेक्स्ट है डिसीडेंट। डिसीडेंट मीन्स होता है मतभेद कराने वाला, ठीक है। तो इसका देखते हैं कौन सा है। अलाइनेटेड। अलाइनेटेड मीन्स होता है किसी से विमुख या फिर उससे दूर जाने वाला, ठीक है, उससे दूर चला जाना, तो ये तो नहीं होगा। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है मूर्ति भंजक, ये देखिए उस दिन भी आया था, आज फिर से आ गया। और डिवाइसिव। डिवाइसिव मीन्स होता है विभाजक या बांटने वाला, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है परंपरागत या फिर प्रमाणिक, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर, ओके। ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस। चलिए इडियम एंड फ्रेजेस बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बियर द पाम। इसका मतलब होता है बाजी मार लेना, ठीक है, जीत जाना या बाजी मार लेना, ओके। देखते हैं कौन सा होगा। टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं, ये नहीं होगा। टू मीट डेथ, नहीं। टू बी एबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, नहीं। टू विन यानी कि जीत जाना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि बुरे की भी अच्छाई पहचानो, ओके, बुरे की भी अच्छाई पहचानना। तो देखते हैं कौन सा होगा। टू पनिश द रॉन्ग पर्सन को पनिश करना, नहीं। टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो ब्रैकेट पार्ट होता है उसको इम्प्रूव करना होता है, चलिए देखते हैं कौन सा होगा। No sooner the advertisement regarding the launch of new smartphone appeared than there was a rush on the online website for pre-booking the same। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा no sooner। no sooner मैंने बताया था ना कि hardly, scarcely, no sooner, इस तरीके के ये सारे वर्ड्स हैं, ये अपने साथ क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं, ठीक है। और इन्वर्जन की स्ट्रक्चर क्या होती है कि सबसे पहले तो जो ये वर्ड होते हैं वो आते हैं, इन्वर्जन वर्ड, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत ही सब्जेक्ट रख दिया गया है, इसीलिए ये गलत है, ओके। चलिए देखते हैं कौन सा आएगा सबसे पहले। नो सूनर, ये तो उसी की तरह हो गया, नो सूनर सेम सब्जेक्ट आ गया, ओके। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द। देखिए यहाँ पे नो सूनर आया, डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो दिस विल बी आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द। यहाँ पे भी डायरेक्ट देखिए एडवर्टाइजमेंट, यहाँ तो नो सूनर ही गायब कर दिया है, ठीक है, लास्ट में ले जाकर रख दिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट इज अडेप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्रीज। जो इक्विपमेंट्स हैं वो कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए कैसे हैं, अनुकूल हैं, लेकिन अडेप्टेड टू नहीं, अडेप्टेड फॉर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अडेप्टेड फॉर समथिंग, जब अडेप्टेड है, जब किसी के लिए अडेप्टेड होता है समथिंग के लिए, यानी कि तो फिर वहां पे प्रीपोजिशन क्या लेता है, फॉर। यहाँ पे अडेप्टेड फॉर समथिंग, ये क्या है, कोई चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अडेप्टेड फॉर, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है द बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फ्रेज बताना है, चलिए देखते हैं। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स द शिप्स, वह जो शिप को लोड करता है और फिर उससे अपलोड यानी कि सामान चढ़ाता भी है और उतारता भी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
मैंने कल पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टीप डोर कहते हैं यानी कि जहाज कुली, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, जहाज कुली। ऑप्शन ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, बाकी ट्रांसग्रेसर मीन्स होता है अपराधी या फिर पापी। लेपिडिस्ट मीन्स होता है पशु चिकित्सक, और रेटिसेंट मीन्स होता है चुप रहने वाला, मितभाषी। ओके, कम बोलने वाला। ओके, नेक्स्ट है बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि वह इंसान जो वास्तविकता, जिसमें उसके जो विचार हैं और उसका विश्वास है वो किसके विरोधी है, जो व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करने के योग्य है, उसके अपोजिट है उसके विचार, तो वो इंसान कैसा हो जाएगा, यानी कि वो अधर्मी है। ठीक है, वो इन चीजों को नहीं मानता। इन्वोकेशन मीन्स होता है अच्छे विचारों वाला, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इनकॉग्निटो मीन्स होता है गुप्तचर। ठीक है, गुप्त तरीके से। सेरेप्टिटुअस भी इसका वो हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है। मर्सेनरी मीन्स होता है भाड़े का सैनिक। ठीक है, ये भी नहीं होगा। हेरेसी मीन्स होता है धर्म के विरुद्ध चलने वाला। दिस इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। देखिए कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ट है इसमें। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, तो इसकी स्पेलिंग एकदम से सही है, बढ़िया। अकरेंस मीन्स होता है घटना, किसी भी चीज का अचानक से घट जाना। ठीक है, हैपन हो जाना। तो यहाँ पे ये क्या AOCCU होता है, यहाँ पे क्या होता है RR। ओके, RENC, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर मीन्स तापमान, प्रेफरेबल मीन्स होता है बेहतर। ओके, नेक्स्ट है रिसीडिंग मीन्स होता है दूर जाना या पीछे हटना, बट स्पेलिंग गलत है, RECE होता है। ठीक है, तो अब पार्ट ए में एरर था यहाँ पे। सिमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान। पैरेललोग्राम मीन्स समानांतर चतुर्भुज होता है। रिहर्सल मीन्स होता है पूर्व अभ्यास करना। ओके, देखिए यहाँ जहाँ पे भी री आता है, ये क्या होता है, जहाँ पे भी री आपको मिल जाए, ये रूट वर्ड होता है री, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का पूर्व में होना। जहाँ पे भी री मिल जाए समझ लो कि पीछे की बात हो, वहां पे पीछे का कुछ जुड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पैराजंबल। चलिए पैराजंबल रीड करते हैं। If all the requirements of the blazes are satisfied thereby itself, then the peasant will usefully utilize their spare time। यानी कि देखिए if कहाँ से शुरू हो गया, if से, इसका मतलब कंडीशनल है, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस कंसीडर द ब्लेज आर्टिसंस। ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट दिस विल ऑल्सो, ये यहाँ पे क्या आ गया है, इसका प्रोनाउन आ गया है दिस विल ऑल्सो, यानी कि इसके बारे में पहले कहीं बात की गई होगी तब यहाँ पे आया दिस विल ऑल्सो। हाँ, हैविंग डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि चलिए ग्रामीण जीवन की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हैं या चर्चा करते हुए। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट होगा। ओके, तो देखते हैं ऐसे कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं। ऐसे केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन ए SQPR। चलिए इसी अरेंजमेंट में इसको रीड करते हैं कि वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, जो ग्रामीण के जो लोग हैं उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद क्या आया हुआ है Q, लेट अस कंसीडर द ब्लेज आर्टिसंस। चलिए गांव के जो आर्टिसंस हैं यानी कि कारीगरों को कंसीडर करते हैं, यानी कि उनके बारे में विचार करते हैं। ठीक है, फिर क्या है SQ के बाद क्या है SQPR, इसके बाद P है। इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्लेजेस आर सेटिस्फाइड देयर बाई इटसेल्फ, देन द पीजेंट विल यूजफुली यूटिलाइज देयर स्पेयर टाइम। यानी कि यदि गांव की सारी जरूरतों को वहीं पर पूरा कर दिया जाए, यानी गांव में ही पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, तो फिर किसान हैं वो अपने खाली समय का पूरा उपयोग कर सकेंगे, किसी और चीज में वो लगाएंगे अपने समय को। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर जैसे गांव में जिस टाइम पे खेती का काम होता है उस टाइम तो चलो किसान बिजी रहते हैं, उसके बाद जैसे उनको कोई और काम करना हुआ तो वो शहर में ही जाके उनका होता है, तो उनका वो टाइम क्या है, वेस्ट हो जाता है। अगर वही सारी चीजें उनको गांव में मिलने लगे तो उनका वो टाइम बच जाएगा और वो एक्स्ट्रा टाइम में कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर पाएंगे, जिससे उनकी कुछ अर्निंग होगी तो हम भारत की मुद्रास्फीति है वो हाई होगी। ठीक है, तो फिर इसके बारे में क्या हुआ, उसके बाद दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द एजुकेटेड पीपल ऑफ द विलेजेस, यानी कि इससे गांव के सभी शिक्षित लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, SQRP PR सॉरी।
नेक्स्ट फिर से पैरा सिंबल है, चलिए देखते हैं। प्रैक्टिकल फार्मिंग इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है दीज स्कूल्स नीड नॉट नेसेसरली देयर हैव देयर ओन फॉर्म्स बिकॉज द ब्लेजेज इटसेल्फ विल प्रोवाइड एम्पल फील्ड वर्क फैसिलिटीज। एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपल्सरी इन हायर सेकेंडरी schools. Alternatively, the urban students can be taught town planning, industrial planning, etc. Therefore, at this stage, only theoretical education for the village students would suffice. अब देखिए यहाँ पे कि therefore ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता है। एग्रीकल्चर शुड भी यहां से हो सकता है, देखिए ऊपर भी देख लेती हूँ। दीज स्कूल्स यानी कि पहले स्कूल्स के बारे में बताया गया है, उसके बाद यहाँ पे चर्चा की गई आगे उसके बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकल फार्मिंग इंक्लूड्स यानी कि इससे पहले प्रैक्टिकल फार्मिंग के बारे में बात हुई है, तब यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, आर से ही हमारा स्टार्ट होगा, आर हमारा फर्स्ट बनेगा। तो चलिए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपल्सरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। ऑल्टरनेटिवली द अर्बन स्टूडेंट्स कैन बी टॉट टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल प्लानिंग, ईटीसी। यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कृषि को कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और शहरी छात्रों को वैकल्पिक रूप से टाउन प्लानिंग और इंडस्ट्रियल प्लानिंग आदि को सिखाया जा सकता है, ठीक है। आर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आर के बाद क्या था, आर के बाद पी था। चलिए पी को रीड करते हैं। प्रैक्टिकल फार्मिंग इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग। जो प्रैक्टिकल फार्मिंग है उसमें फल तथा सब्जी का पालन इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है प्रैक्टिकल फार्मिंग में, ठीक है। उसके बाद क्यू, दीज स्कूल्स नीड नॉट, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल फार्मिंग के बारे में बात हुई है, उसके बाद फिर देखिए दीज स्कूल्स नीड नॉट नेसेसरली हैव देयर ओन फॉर्म्स बिकॉज द विलेजेज इटसेल्फ विल प्रोवाइड एम्पल फील्ड वर्क फैसिलिटीज। इन विद्यालयों के लिए आवश्यक रूप से अपने स्वयं के फार्म नहीं होने चाहिए, बिकॉज गांव अपने आप ही पर्याप्त फील्ड वर्क फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा इनके लिए, ठीक है। जो गांव वाले हैं वो अपने आप ही इनके लिए फील्ड वर्क फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, ओके। नेक्स्ट है एस, Therefore, at this stage, only theoretical education for the village students would suffice. इसीलिए इस स्टेज में गांव के विद्यार्थियों के लिए केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही पर्याप्त होगी, ओके। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, RPQS, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एक्टिव पैसिव बताने हैं। चलिए देखते हैं। आई सॉ हिम लीविंग द मूवी थिएटर। अब ये तो समझ में आ रहा है कि किसमें है, एक्टिव में है, किसमें बनाना है, पैसिव में चेंज करना है। चलिए अब यहाँ पे आई सॉ हिम लीविंग द मूवी थिएटर, या किसमें है, सिंपल पास्ट में है, सॉरी ये किसमें है, सिंपल पास्ट में है। इसका मतलब ये किसमें जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। ही वॉज सीन लीविंग द मूवी थिएटर बाय मी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। अब देखिए यहाँ पे ही वॉज सीन, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। सॉ की थर्ड फॉर्म सीन होती है। लीविंग यहाँ पे क्या है, ये एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ही वॉज सीन, उसको देखा गया, लीविंग द मूवी थिएटर को छोड़ते हुए, बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए जब भी B1 के साथ ING आती है और वो नाउन का काम करेगी तब वहां पे उसको जीरेंट बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा जब भी B1 के साथ ING आएगी तो वहां पे उसको हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, नाउन तभी बोलेंगे, सॉरी B1 के साथ ING आएगी तब, अगर वो नाउन का वर्क करेगी तब ही उसको जीरेंट बोलते हैं। ऐसे वो किसका काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ओके। चलिए नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए इसको रीड करते हैं। द प्रिंसिपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बी क्वाइट गर्ल्स, ये किसमें है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओके। चलिए तो प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल कॉल्ड नहीं करता, कमांड करता है, ओके। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कमांडेड द गर्ल्स दैट, अब यहाँ पे ये क्या आ गया है, कंजक्शन आ गया है, जबकि इंपेरेटिव में कंजक्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल कमांडेड द गर्ल्स टू बी क्वाइट, दिस इज द राइट आंसर, ओके। ये भी गलत है, इसमें भी देखिए सेड आया हुआ, सेड दैट, तो ये भी नहीं, कमांडेड हो जाएगा, तो टू बी कमांडेड द गर्ल्स टू बी क्वाइट, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है पैसेज है, चलिए इसको रीड करते हैं।
मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजन्ड बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। जो मॉडर्न आधुनिक आदमी है वो किस में बंधा हुआ है? अपने टाइम टेबल में और अपने रूटीन में। हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड डैश, ही डज नॉट हैव डैश फॉर एनीथिंग बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन फॉर डैश मनी। मैन इन ऑल डैश मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिसीज एंड इंडीड बी इन इंडिया may not have been dashed by it to the extent that people in western countries have been। चलिए देखते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं। हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड, देखिए उसकी जो लाइफ है वो ऑल केयर मतलब चिंताओं से घिरी है, या फिर ऑल केयर का मीनिंग कई सारे होते हैं, ध्यान रखना भी होता है। और क्या हो जाएगा इसमें? विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, एंग्जाइटी का मतलब होता है व्याकुलता। ठीक है, तो ये इन सब का यहाँ पे कोई मतलब। और दूसरी चीज़ है क्या? ये एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है? ये नाउन है। और ये क्या है? ये भी नाउन है। वट वरी क्या है? वरी वर्ब है। ओके, और यहाँ पे केयर भी वर्ब होता है। ठीक है, और एंड मैंने कहा था एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग को किसकी जरूरत थी? ग्रामर की जरूरत थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है ही डज नॉट हैव डैश फॉर एनीथिंग, यानी कि उसके पास किसी और को कोई और काम करने के लिए क्या नहीं है? रिसोर्सेज, संसाधन नहीं है, या फिर टाइम नहीं है, या फिर मटेरियल नहीं है, या फिर मनी नहीं है। मनी तो भाई वो कमा ही रहा है, इतना बिजी है तो मनी तो कमा ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको संसाधन तो होंगे ही भाई, ऑब्वियस है। मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। कोई और चीज को करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो ही डज नॉट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, उसके पास किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन फॉर डैश मनी। बट क्या है? उसकी जो पैसा कमाना, जो पैसा है उसको क्या करना, उसका कर्तव्य और व्यवसाय दोनों हो गए हैं। तो मेकिंग मीन्स होता है कमाना या फिर बनाना, एक ही चीज हो गई दोनों। मिंटिंग मीन्स तो देखो टकसाल होता है जहां पे हम लोग जहां पैसे ढाले जाते हैं। ठीक है, ये वो होता है मिंटिंग, और पैसे ढालना। कलेक्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना। ओके, तो पैसा इकट्ठा करना नहीं, पैसा कमाना, उसकी ड्यूटीज और ऑक्यूपेशन मतलब पैसा कमाना, उसका कर्तव्य और उसका व्यवसाय दोनों हो गए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेकिंग मनी। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है मैन इन। अब देखिए यहाँ पे जो ये मेकिंग था, ये क्या है? B1 में ING लगा हुआ है और ये एज अ नाउन भी वर्क कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जीरंड। ओके, अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल बता दिया कि यहाँ पे ये एज अ जीरंड वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मैन इन ऑल डैश मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिसीज एंड इंडीड। जो मनुष्य है वो क्या है? सभी मनुष्य हैं शायद इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। तो क्या? स्पीयर्स मीन्स तो क्या होता है? गोला होता है ना, और स्ट्रीम्स मीन्स शाखाएं होती हैं अलग अलग। एरियाज मीन्स होता है क्षेत्रफल, यानी कि सभी एरियाज के लोग या सभी एज, सभी आयु के मनुष्य शायद इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। चाहे कोई भी आयु, छोटा हो, बड़ा हो या बुढ़ा हो गया हो, सबको पैसे कमाने की बहुत ज्यादा ललक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन डैश बाई इट टू द एक्सटेंट दैट पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन, यानी कि हिंदुस्तान में हम लोगों ने अपने आप को उस हद तक नहीं किया है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोगों ने कर रखा है अपने आप को। तो क्या नहीं किया है? देखिए फर्स्ट है यहाँ पे इन्फेक्टेड का मतलब होता है संक्रमित होना। देखिए संक्रमित तो नहीं होता है, पैसे कमाने से कोई संक्रमित थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है इन्फ्लिक्टेड मीन्स होता है दंडित करना अपने आप को। ठीक है, और ये क्या है? ये वर्ब भी है। ठीक है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए ये चीज हमें पता होनी चाहिए, कौन सा मीनिंग एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तभी पैसेज, पैराजंबल, इनको सबको करने में तभी हम लोग को थोड़ा इजीली हम लोग कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है अकम्पनीड का मतलब होता है साथ साथ, और ये भी एडजेक्टिव है। ओके, और नेक्स्ट है एसोसिएट मीन्स होता है साथी या सहभागी। ये क्या है? नाउन है। हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है? वर्ब की। तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लिक्टेड, यानी कि क्या इसका मीनिंग हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हम लोगों ने अपने आप को उस हद तक दंडित नहीं किया है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज वालों ने अपने आप को कर रखा है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।